बड़ी अहम ये बात है, बड़ा अहम ये केस है और मैं तो इसको सिर्फ इसी तनाजुर में देख रहा हूँ। मुस्तकबिल में भी जारी बात है फैसलों का असर होता है, लेकिन फिल वक्त इससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का मुस्तकबिल वाबस्ता है। आप क्या देख रहे हैं इस केस के अंदर? सुबह खैर। और इस्लामाबाद में भी धुंध जो है वो शुरू हो चुकी है लाहौर की तरह। तो लगता है कि जो हमारे सियासी मंजरनामे पे धुंध है और जो मामलात पार्लियामेंट में तय नहीं हो सके अदलिया की जानिब आए हैं, तो ये अहम तरीन हफ्ता है कि इस हफ्ते में आने वाले 8 फरवरी को बढ़ ना जाए धुंध डस्का वाली धुंध। इम्कान ये है कि ये अदलिया ये क्वेश्चन जो है वो सेटल करेगी और ये क्वेश्चन सेटल करने का बेहतर फोरम पार्लियामेंट था और वो हमारे जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, वो पार्लियामेंट में ये चीज़ें शायद तय नहीं कर चुकी। मसलन जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद 2010 के वक्त जब ये आइन को असल शक्ल में बहाल किया जा रहा था, तो उस वक्त ये जो 60 जिसका क्लॉज का आपने हवाला दिया है 62A, इसमें सादिक और अमीन के ऊपर ये डिस्कशन हुई और रज़ा रब्बानी साहब ने और दीगर पार्लियामेंटेरियन ने बड़े इसमें अहम नुकात उठाए। तो उस वक्त नून लीग ने इसकी मुखालफत की और वो इत्तेहादी भी थे पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने उसका साथ न देने की वजह से उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन हम भी शिकार होंगे और यूं ये हमारे आइन का हिस्सा रहा। और ये जो 62A है ये जनरल ज़ियाउल हक के वक्त ये शामिल की गई, लेकिन जब बाद में आइन को असल शक्ल में भी बहाल किया गया तो ये बरकरार रही। तो अब ये है कि इसका जो हमारे सियासत पे क्या असर पड़ा कि पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर नवाज शरीफ और जैसे कि आपने तरीन साहब ने भी कहा है, और अगर इसके ऊपर कोई कोर्ट का डिसीजन होता है तो इसका फ़ायदा इसमें एक नाम का इजाफा कर लें, नवाज शरीफ, तरीन और मुस्तकबिल में इमरान खान भी इस पे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जो नायल सियासतदान हैं या नायल साबिक वज़राए आज़म हैं उनमें हमें इमरान खान भी इस वक्त लिस्ट में शामिल दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि चाहे इस्लामिक स्टेट हो, इस्लामिक लॉ हो या सेकुलर स्टेट हो, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का एक वोटर का राइट टू नो है कि मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा वजीर आज़म है, ये प्रेसिडेंट है, उसने कोई बदयानती तो नहीं की, क्या वो टैक्स डिफॉल्टर तो नहीं है, क्या वो कन्विक्टेड शख्स तो नहीं है, क्या उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो जाली तो नहीं है, क्या वो दोहरी शरीयत का आलम तो हामिल तो नहीं है, या इवन उसने झूठ तो नहीं बोला हुआ। और अगर आप इलेक्ट हो भी गए दौरान सदारत या दौरान इक़्तिदार, अगर आपके ऊपर ये एलिगेशन है, तो अमेरिका में आपने देखा है मोनिका लेविंस्की केस में प्रेसिडेंट को कितना टफ ट्रायल का सामना करना पड़ा और उनके एक सदर जो है झूठ बोलने पे मॉरल प्रेशर पे इस्तीफा दे के चले गए। तो ये अगर लॉ में हम जो मर्जी करें, लेकिन मॉरल प्रेशर पॉलिटिक्स में वो किसी न किसी शक्ल में रहेगा। वो अदलिया के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मामला अवाम में जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है रेलेवेंट सादिक और अमीन वाला, ये एड्रेस होना चाहिए कि कुछ चीजें वेग हैं। मसलन क्लियर टर्म में जिस तरह मैंने कहा कि टैक्स के मामलात हैं, डिग्री के मामलात हैं, नेशनलिटी के मामलात हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात को डिफाइन कर देना चाहिए कि किस हद तक महारत उसमें जरूरत भी है या नहीं। ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा तारिक साहब, दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है, ऑब्वियसली हम लेवल प्लेइंग फील्ड की एक टर्म बार बार सुन रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब बैरिस्टर गौहर भी बार बार इस हवाले से बात कर रहे हैं, कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, फिर अपीलें होना, और अब अपीलों के बाद जो भी मामलात होंगे वो हमें अब पता चलेगा। लेकिन आपके मुताबिक जो बैरिस्टर गौहर साहब का दावा है कि 8 फरवरी को जो 90% अवाम है वो उनके हक में निकलेगी, और जिस तरह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंडर 19 की टीम के साथ भी हम खेलेंगे, तो जितनी पुरुमीद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, आपको लगता है कि अवाम भी उन्हीं उम्मीदों पे उनको वोट करेगी, या जिस तरह से वो परसेंटेज का जिक्र कर रहे हैं? एक तो ये कि इंतखाबात से कबल हर सियासी जमात ये दावा करती है, जो रेस में उतरते हैं वो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं हार जाऊंगा, अगर वो कहें तो इलेक्शन ही ख़त्म हो जाए। लेकिन तहरीक एतमाद पुरुमीद और पुरएतमाद क्यों है, उसकी 2-3 रीज़न है। वो उनका दावा ये है कि हमारे साथ जो 45% इस वक्त यूथ वोटर है और वो यूथ स्पेस हम क्लेम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया की भी हमें मावनत है, और हमारे पास सिंपथी फैक्टर भी है
कि हम हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो हम जब आवाम में जाएंगे तो हमारा कैंडिडेट मैटर नहीं करेगा। अगर पीटीआई की सपोर्ट है, टिकट है, तो वो ये अनफ होगा अर्बन वोटर के लिए। लेकिन वो इसके में 2-3 चीज़ें उन्हें एहतियात से देखने की ज़रूरत होगी कि क्या जो आपका कैंडिडेट है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में महारत भी रखता है, उसने ज़िंदगी में कोई इलेक्शन लड़ा है। अगर एक उम्मीदवार है जो काउंसलर भी रहा है, जो MPA भी रहा है, जो MNA भी 5वीं दफ़ा की टर्म का है, माजी में भी रह चुका है MNA, तो उसको इलेक्टोरल साइंस में अबूर है और वो पोलिंग वाले डे को बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकता है। हमने देखा कि 2008 में, 2013 में PTI के बहुत से कैंडिडेट लूज भी कर गए जो निस्बतन नए चेहरे थे। तो इन चीजों को बड़ी एहतियात से इसका मतलब है जो ये क्लियर है, अभी डिसाइड होगा कि उनको इंतखाबी निशान मिलता है या नहीं। अगर तो इंतखाबी निशान मिलता है तो PTI को सपोर्ट हासिल होगी, और अगर नहीं मिलता तो एक हल्के में उनके कई कैंडिडेट्स होंगे और सब दावा कर रहे होंगे कि उनकी वाबस्तगी तहरीके इंसाफ से। ये जो सीनियरिटी का आपने जिक्र किया, इसका मतलब है आप फिर शहबाज शरीफ को फैसलाबाद वाली सीट पे बैक कर रहे हैं, नवाब शेर बसेर को, जो वो कह रहे हैं कि टिकट उनको मिले और तलाल को ना मिले। मेरा सवाल एक्चुअली टिकट्स की तकसीम के हवाले से, नून लीग के अंदर भी तो मैच पड़ा हुआ है इस वक्त, और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जब हम खबरें सुन रहे हैं अयाज सादिक साहब और रोहेल साहब, शेख रोहेल साहब, और इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स पार्टी के अंदर आ रहे हैं, क्या ये नेचुरल है कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर वो वेव जो इस वक्त नज़र आ रही है, पार्टी को उम्मीद लगी है कि उनकी हुकूमत आने वाली है, वो अब सीनियर पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा टाइटन करिए, चूँकि कुर्बानियाँ देखनी चाहिए, आई गेस नंबर ऑफ इलेक्शन या उम्र तो नहीं देखनी चाहिए टिकट देते हुए। आपका क्या टेक है ताहिर मलिक साहब? देखिए, ये दोनों फैक्टर हैं, और इस वक्त जो लाहौर में हम देख रहे हैं उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो पार्टी के अंदर तंजीमी इशू हैं, फैक्शंस हैं, धड़े बंदियाँ हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हल्का बंदियाँ जो नई हुई हैं। तो ऐसे हुआ है मसलन कि रोहेल असगर साहब का हल्का जो था, जहाँ से वो मुंतखब होते रहे, उसका कुछ हिस्सा अब एयाज सादिक साहब के हल्के में आ गया, और एयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि इसमें जो मेजॉरिटी एरिया है वो एरिया है जहाँ से मैं इलेक्ट होता रहा हूँ। तो इसी तरह हमें ये मामला एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ के हल्के में भी नज़र आ रहा है, हमें पंजाब के और बहुत सारे हल्कों में नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे एक जो होता था, ये एक आम तौर पे स्पेसेस हैं, ये हल्का जी, ये जी फलां चौधरी निसार का है, ये शेख रशीद का है, ये साद रफ़ीक का है, ये एहसन इकबाल का है। अब जब नई हल्का बंदियाँ हुई हैं तो वो चीज़ें उसमें डिफरेंट हो गई हैं, और उस लिहाज से प्रेशर है। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि बहुत सारे नून लीग के जो साबिक अरकान हैं, ये इंपॉर्टेंट इलेक्टेबल्स हैं, उनकी दूसरी नस्ल तैयार है, और उनको उनकी वो एंट्री चाहते हैं कि मेरा बच्चा, ये मेरा दामाद जो है, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब अपने दामाद को टिकट दिलवा रहे हैं, इसी तरह दानियाल अजीज अपने बेटे की एंट्री चाहते हैं, एहसन इकबाल अपने बेटे की एंट्री चाहते हैं, और गुजरात में हमें यही सूरत हाल नजर आती है चौधरी परवेज इलाई और चौधरी शुजात की। ये तकसीम लीडरशिप लेवल ये जो है आगे रेजिस्टेंस का सामना है। हाँ, ये तकसीम लीडरशिप लेवल आगे है ना। आई मीन हो सकता है जिसको नवाज शरीफ साहब टिकट देना चाहते हो उसको मरियम नवाज ना चाहती हूँ, ये भी तो हो सकता है। ये मैं फैक्शनलिज्म की जो बात मैंने ये की कि घर के अंदर भी डिवाइड है, सियासी अप्रोच में, सियासत की हिकमत अमली में फ़र्क है, और दूसरा ये कि पूरे धड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब का अलहदा धड़ा है जिसको हमजा शहबाज लीड कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ का अलहदा धड़ा है जिसको मरियम नवाज लीड कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द पार्टीज हैं। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। सीनियर तजियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मुल्क की मौजूदा सियासी और इलेक्शन की आमद है, इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें।